सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने टेस्ट नंबर 7 पर, जो कि होने जा रहा है इकोनॉमी का टेस्ट। और इस टेस्ट में फर्स्ट 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो अगर आपको 50 में से क्वेश्चन करने हैं तो अप्रोक्स आपके जो 40 क्वेश्चन है वो कम से कम सही होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर थोड़े बहुत जो करंट से क्वेश्चन है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, लगभग आपके ठीक होने चाहिए। अगर आप करंट अफेयर साथ में पढ़ रहे हो या इकोनॉमी भी पढ़ रहे हो, मनी वाला जो चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, मनी मनी सप्लाई, तो आपके ये जो सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, मेनली जो मनी वाला चैप्टर है ना वो बहुत अच्छे से करना है, जिसमें मतलब आरबीआई वगैरह आते हैं, ये सारी चीजें आती है, तो वो चैप्टर आपको बड़े अच्छे से करना है। ठीक है, और उसके बाद ये टेस्ट करना है। आपके सारे लगभग कितने बताएं, 50 में से 40 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो को करने का आपका तरीका क्या रहने जा रहा है। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर लगाना है, और उसके बाद आपको इसका जो आंसर है या एक्सप्लेनेशन है वो देखना है। एक्सप्लेनेशन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल से क्वेश्चन है, तो बस आपको आंसर ही देखने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन एन इकोनॉमी। हमें कुछ सिचुएशंस दे रखे हैं किसी इकोनॉमी में। तो सबसे पहले बोल रहे हैं सर्ज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट में सर्ज। सेकंड बोल रहे हैं इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। थर्ड है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी ऑफ द अबव सिचुएशन कैन लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बोल रहे हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो किन किन से हो सकता है। मतलब इन्फ्लेशन तो होना ही है, लेकिन उसमें डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, ऐसा इन्फ्लेशन हमें बताना है। ठीक है, तो बताओ किन किन में हो सकता है। तो इसका जल्दी जल्दी से आंसर लगाओ। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसका आंसर लगाऊं, देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाना इकोनॉमी में। ठीक है, डिमांड पुल मतलब डिमांड के कारण, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है उसके कारण जो मतलब इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ रही है, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड कैसे बढ़ेगी लोगों के हाथ में, डिमांड लोगों की क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के हाथ में मनी आ जाएगी, मनी आ जाएगी तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि सबसे पहला हमें एग्जाम्पल दिया है, या फिर हमें क्वेश्चन में सबसे पहला दिया है सर्ज इन एक्सपोर्ट्स। देखो, अगर एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ते हैं तो हमारे लोगों के पास हमारे मतलब लोकल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं ना, हमारे लोकल सामान बाहर बिक रहा है, तो हमारे पास मनी आ रही है हाथ में। तो इससे भी क्या होगा, देखो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होती है, और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ते हैं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। सेकंड बोल रहे हैं इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। तो आप बताओ, अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देगी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज्यादा मनी अगर गवर्नमेंट लगा रही है, पॉपुलेशन में डाल रही है, तो वो भी तो मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है, और मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो उससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे, तो ये भी डिमांड इन्फ्लेशन का एग्जांपल है। थर्ड है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कंपनी कंपनी बोल रही हूँ, अगर कंट्री की ग्रोथ हो रही है, ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो उससे भी क्या होगा, लोगों के हाथ में मनी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन, तीनों ही स्टेटमेंट सही है किसके बारे में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, तो हमें बताना है कितनी सिचुएशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन करेंगी, सारी ही सिचुएशन जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन करेंगी, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाता है, सी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड काउंट रेशियो। कौन सी सिचुएशन है जो हेड काउंट रेशियो को काउंट करती है, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, हेड काउंट रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ये क्या होती है, कितनी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ठीक है, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो नेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है, उसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडीआई और एफपीआई के बीच में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके में ना, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। एफडीआई क्या होता है, जिसमें जब आप 10% से ज्यादा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, 10% से ज्यादा उसके टोटल उसका, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। अगर 10% से कम करते हो तो उसको बोलते हैं एफपीआई। तो सबसे पहले हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है, 4 दे रखी है, सारी करेक्ट है। ठीक है, तो हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है। सबसे पहले बोल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज एफडीआई। तो आप सभी को पता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख रखी है भाई, 10% से ज्यादा होगी तो उसको एफडीआई बोलेंगे, पेड अप कैपिटल का। तो अभी मैंने बताया ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड बोल रहा है एफडीआई इज मोर लिक्विड एसेट फॉर अ इन्वेस्टर देन एफपीआई। बोल रहे हैं कि एफडीआई जो है वो ज्यादा लिक्विड है एज कम्पेयर टू एफपीआई। आप सभी को पता है एफपीआई में मेनली जो है ना बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में मतलब इन्वेस्ट किया जाता है, और जो एफडीआई है उसमें किस में किया जाता है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब शेयर खरीदे जाते हैं किसी कंपनी के। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे, ठीक है, शेयर खरीदोगे, तो शेयर जब आप खरीदते हो 10% से ज्यादा, तो वो लेस लिक्विड होते हैं।
वो क्या होते हैं, लेस लिक्विड होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ज्यादा लिक्विड कौन होते हैं, एफपीआई वाले। एफपीआई वाले कभी भी अपना पैसा लेंगे बॉन्ड से निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, तो एफपीआई ज्यादा लिक्विड है एज कम्पेयर टू एफडीआई। तो ये स्टेटमेंट हमें उल्टी दे रखी है, गलत दे रखी है, ठीक है। सी है, एफपीआई इन्वेस्टर्स आर एक्टिव इन्वेस्टर्स एंड टेक कंट्रोलिंग पोजीशंस इन डोमेस्टिक कंपनी। देखो, अगर आपको एक्टिव इन्वेस्टर्स का नहीं पता तो आप सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो कि वो कंट्रोलिंग पोजीशन लेते हैं डोमेस्टिक फर्म्स में। देखो, कंट्रोलिंग पोजीशन किसी भी फर्म में कौन ले सकता है, जिसके पास उसके शेयर्स होंगे, ना कि जिसने मतलब ऐसे ही बॉन्ड्स खरीदे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, एफडीआई जो है ना, एफडीआई वाले वो होते हैं क्या, एक्टिव इन्वेस्टर्स। एफडीआई वाले क्या होते हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स, जो उनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर कंट्रोलिंग पोजीशन लेते हैं किसी भी फर्म में, किसी भी डोमेस्टिक फर्म में, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना कि, और जो एफपीआई वाले होते हैं ये एक्टिव हैं, तो ये एफपीआई वाले क्या होंगे, पैसिव इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, पैसिव इन्वेस्टर्स। मतलब पैसिव इन्वेस्टर मतलब ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी कोई हेल्प नहीं करते, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इनका कोई रोल नहीं होता, और ना ही स्ट्रेटेजिक प्लान्स में इनका कोई रोल होता है। इसका मतलब एफडीआई वाले जो है वो एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, इसका मतलब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में उनका रोल होता है, और इसके अलावा वो कंट्रोलिंग पोजीशन भी टेक ओवर कर लेते हैं डोमेस्टिक फर्म्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्क्रीन नंबर 2 पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो स्क्रीन नंबर 2 हो गई है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरीज आउट स्टरलाइजेशन टू। बोल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि जो आरबीआई है वो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन क्यों करता है। जल्दी बताना कि स्टरलाइजेशन ऑपरेशन क्यों करता है। अगर आप पढ़ोगे ना, मतलब जब आप करेंसी एक्सचेंज वगैरह के बारे में पढ़ोगे ना, वहां पे आएगा ये, तो जल्दी जल्दी से इसका निशान लगाओ, क्यों करता है। देखो, इसका आंसर है कि वो क्या करना चाहते हैं, स्टेबलाइज करना चाहते हैं स्टॉक ऑफ मनी को इकोनॉमी में एक्सटर्नल शॉक से बचाने के लिए। मेन इनका ऑब्जेक्टिव होता है क्या, कि करेंसी एक्सचेंज रेट जो वोलेटिलिटी है ना उसको कंट्रोल करना। मतलब करेंसी एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी उसको कंट्रोल करना, मेन इनका जो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन का मेन ही होता है। देखो क्या होता है, मान लो कि डॉलर को, आरबीआई को डॉलर खरीदने हैं, ठीक है। आरबीआई को क्या खरीदने हैं, डॉलर खरीदने हैं। अगर आरबीआई को डॉलर खरीदने हैं तो उसको उसके बदले में क्या देने पड़ेंगे, मार्केट में पैसे देने पड़ेंगे। जब मार्केट में अगर डॉलर खरीदने के लिए आरबीआई अगर मार्केट में पैसे दे देती है, अगर पैसे दे देती है तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, रुपए की सप्लाई या मनी की सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाएगी, और उसके कारण क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। और जब वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जब आरबीआई उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जब आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है। वो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है और उस मनी को क्या कर लेता है, सक कर लेता है। उसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये स्टेबलाइज करने के लिए होता है मनी के स्टॉक को इकोनॉमी में, जो एक्सटर्नल शॉक से होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि ये सारी चीजें होती है, तभी होता है स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस लिए होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टेरिलाइजेशन किसके लिए होता है, आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में। जल्दी से इसका आंसर लगाओ भाई, मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में क्या चीज सही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर लगाओ। देखो, इसका आंसर कोविड वैक्सीनेशन, और वो किस टाइप की वैक्सीनेशन बतानी है, ठीक है। सबसे पहले है IN-COVAC, ठीक है। IN-COVAC, देखो ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन। ये क्या है, एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है। और एक और चीज इसके बारे में ध्यान रखनी है, ये इंट्रानेजल वैक्सीन है। क्या है ये, इंट्रानेजल वैक्सीन है। इंट्रानेजल वैक्सीन है, वर्ल्ड की फर्स्ट और क्या नाम लेते हैं, इंडिया की डोमेस्टिकली प्रोड्यूस इंट्रानेशनल वैक्सीन है। और ये मिशन कोविड सुरक्षा किसके लिए आया था, मिशन कोविड सुरक्षा आया था किसके लिए, ये वैक्सीन्स को बनाने के लिए, कोविड के लिए वैक्सीन्स डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, मिशन कोविड सुरक्षा, ठीक है। तो ये क्या करता है, मिशन कोविड सुरक्षा में वैक्सीन्स बनाई जा रही थी, उसमें काफी सारी वैक्सीन बनाई थी। ये सारी जो है ये जो जैसे कि इनको वैक होगी, फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसके अंडर ही बनाई गई थी। सेकंड बोल रहे हैं कोवैक्सीन, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थी, बिल्कुल ये भी इन्होंने बनाई थी। फिर है जाइडस सैडिला, डीएनए बेस्ड वैक्सीन, जाइनस सैडिला डीएनए, ये भी इंडिजिनस वैक्सीन थी, डीएनए बेस्ड वैक्सीन थी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी जो है इसके बारे में क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, और भी 2 वैक्सीन के नाम और आते हैं। एक तो है कोरबे वैक्सटम, ये क्या है, प्रोटीन बेस्ड है, ठीक है। कोरबे वैक्सटम क्या है, ऐसे याद रखना है, प्रोटीन बेस्ड है ये,
ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, एक चीज ध्यान रखना है इस मिशन के अंदर, मिशन कोविड सुरक्षा के अंदर ये भी डेवलप की गई थी इंडिजिनसली, ठीक है। इसके अलावा एक नाम आता है जेमकोवैक 19, ठीक है। जेमकोवैक 19 क्या है, ये एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कुछ कुछ वैक्सीन डेवलप की गई हैं, बस ये ध्यान रखनी है, ये डीएनए वैक्सीन है, ये आरएनए वैक्सीन है, ये प्रोटीन वैक्सीन है, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, या फिर ये इंट्रानेजल वैक्सीन है, ठीक है। तो ये है हमारी, मैंने 5 के बारे में बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू अराइव एट मार्केट, देखो अगर हमें किसी चीज के मार्केट प्राइस पे पहुंचना है, मान लो कि आप मार्केट में गए, आपको कोई सामान खरीदना है, तो उस पे होगा मार्केट प्राइस जो आप खरीदोगे, एमआरपी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिड, तो फैक्टर कॉस्ट में, जब फैक्ट्री से कोई मान लो कि प्रोडक्ट निकला, मान लो कि आपने कोई पेन खरीदा, ठीक है, आप मार्केट में पेन को खरीद रहे हो और फैक्ट्री के गेट पे वो जो पेन है, मान लो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के गेट पे वो पेन है और आपके पास वो पेन आ रहा है, ठीक है, आपके पास वो पेन आ रहा है, मतलब मार्केट में वो पेन आ रहा है, तो उसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, बस वही पूछ रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्ट का, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा कि हम मार्केट प्राइस पे पहुंच जाए। देखो हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसमें क्या बोल रहा है, क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना है। सबसे पहले बोल रहे हैं टोटल डायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करेंगे, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करेंगे, टोटल सब्सिडीज को इंक्लूड करेंगे। जल्दी जल्दी से बताओ क्या आप इंक्लूड करोगे इसमें, ठीक है, क्या इंक्लूड करोगे। तो देखो सबसे पहले, अगर पेन आप मार्केट से खरीद रहे हो, अगर कोई डायरेक्ट टैक्स टैक्स है, तो अगर डायरेक्ट टैक्स उस पर कोई लगेगा तो आप दोगे ना बाद में, वो इस पेन के प्राइस में तो इंक्लूड नहीं होगा, डायरेक्ट टैक्स तो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। दूसरी चीज इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अगर कोई लग रहा है, मान लो कि गवर्नमेंट ने पेन पे कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगा रखा है कि भाई फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद कोई टैक्स लगेगा, उसके बाद वो मार्केट में जाएगा, तो बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स तो उसमें ऐड होगा। अब आगे टोटल सब्सिडीज, अगर मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप ये 10 पेन बनाओ और जब आप इसको बेचोगे ना, तो मतलब मान लो कि उस पेन पे मान लो कि 5 रुपए की सब्सिडी है, ठीक है, मान लो कि सब्सिडी को आप माइनस करते हो, मतलब तो फाइनल जो उस पेन का रेट रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 रुपये। मान लो इनिशियल 10 था, गवर्नमेंट ने 5 रुपए की सब्सिडी दे दी, तो वो उस पेन का अब रेट हो गया 5 रुपए। वही सिलेंडर के केस में भी देख सकते हो, सिलेंडर मान लो कि 1000 रुपए का आता है, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है मान लो कि 300 रुपए की, ठीक है, तो बाद में कस्टमर को कितना मिलता है, 700, तो वो मार्केट प्राइस उस सिलेंडर का कितना हुआ, 700 रुपए, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में से हमेशा सब्सिडी को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज तो माइनस होगी, टोटल सब्सिडीज क्या होती है, माइनस होती है। टैक्स तो, डायरेक्ट टैक्स तो इसमें इंक्लूड नहीं होता, केवल इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा फॉर्मूला, तो वही बताना है, बस थोड़ा सा समझ में आ गया हो तो फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या क्या ऐड होगा, फर्स्ट तो ऐड नहीं होगा, थर्ड भी ऐड नहीं होगा, केवल सेकंड ऐड होगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्यों इसका आंसर बी आया है, ठीक है। तो ये आगे ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, स्क्रीन चेंज, ठीक है। मेरे ख्याल से स्क्रीन चेंज हो गई है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले है 7th क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में। देखो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है, पैसे का कन्वर्ट हो जाना, मतलब जब आप मतलब कितने भी रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबिलिटी। मान लो आपके पास बहुत सारे डॉलर है, उसको रुपये में कन्वर्ट कर देना है, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर देना है, डॉलर रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबिलिटी। कैपिटल अकाउंट मतलब बड़े जो अकाउंट्स हैं उनकी मतलब जो कन्वर्टेबिलिटी होती है, करंट मतलब होता है जो डेली के छोटे मोटे अकाउंट है उनकी कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं इट मीन्स, इसका मतलब है फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फॉरेन वंस एट मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। मतलब बिल्कुल सही दे रखा है, बिल्कुल इसी को बोलते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। आप ऑप्शन भी देख लो ताकि आप लगा दो इसका आंसर, ठीक है। फिर सेकंड है, एट प्रेजेंट इंडिया अलाउज ओनली पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी इन कैपिटल मार्केट। आप सभी को पता है अभी इंडिया के पास क्या है, केवल पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, केवल पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। इसलिए इंडिया को क्या बोला है, इंडिया एक एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है, उसका नाम क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। उसको क्या बोला जाता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, मार्केट से जो डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट होता है। लेकिन मैनेज मतलब जब कोई कंडीशन आ जाएगी जिसमें मतलब अब फ्लोट एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा चला गया या हमारा रुपये बहुत ज्यादा डाउन चला गया, तो आरबीआई उसमें इंटरवेन कर लेगी, उसको बोलेंगे मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसको शायद डर्टी एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, ठीक है। सिंस 1994 ये यूज हो रहा, मतलब हाँ ठीक, ये छोड़ो, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इंडिया में यूज होता है। तो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी इंडिया में। थर्ड बोले, तारापुर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हम फुल
कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल। उन्होंने रिकमेंड किया था कि हम जा रहे हैं फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की तरफ, लेकिन तारापुर कमेटी जब बैठी तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए थे। रिकमेंडेशन इन उन्होंने बोला था कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की जा सकती है किसी भी कंट्री में, लेकिन उसके लिए 4 कंडीशन आपकी वो होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो 4 कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? 4 कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास इतना फोरेक्स होना चाहिए कि आप 6 मंथ्स का इंपोर्ट कर लो। आपके पास इतना फोरेक्स होना चाहिए कि आप 6 मंथ्स का इंपोर्ट कर लो। दूसरी चीज, आपके पास जो है ना, अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें वो कितना होना चाहिए? फिस्कल डेफिसिट अगर आपको बात करें जीडीपी का 3.5% होना चाहिए। जीडीपी का कितना होना चाहिए? 3.5% होना चाहिए। इन्फ्लेशन किसके बीच में रहना चाहिए? 3 से 5% के बीच में आपका इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ठीक है। और एनपीए कितने रहने चाहिए? टोटल एसेट्स के एनपीए जो है वो 5% से कम रहने चाहिए, मतलब 5% से एक्सीड नहीं करने चाहिए आपके एनपीए। तो ये चीजें उन्होंने बोली थी। अगर आपकी ये 4 चीज हो जाती है तो आप कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला था, ये चीज ध्यान रखना कि फोरेक्स रिजर्व आपके कितने होने चाहिए? 6 मंथ्स के इंपोर्ट के इक्वल होने चाहिए। इतना फोरेक्स होना चाहिए कि आप 6 मंथ्स का इंपोर्ट कर सको। फिस्कल डेफिसिट 3.5% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन जो है आपका 3 से 5% के बीच में रहना चाहिए, और एनपीए जो है वो आपके 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए टोटल एसेट्स के, ठीक है। तो ये उन्होंने रिकमेंड किया था। इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, मान लो कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे या मतलब करेंसी एक्सचेंज रेट पे जो ये मेनली रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, किस एक्ट के अंदर? सबसे पहले तो फेरा एक्ट था, उसके बाद फेमा बना, तो फेमा एक्ट के अंडर लगाई जाती है। अभी किसके अंडर है? फेमा एक्ट के अंडर। 1999 में जो एक्ट आया था उसके अंडर मेनली रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। अगर आ जाएगी भाई किस एक्ट के अंडर मेनली ये मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, तो इस एक्ट के अंदर लगाई जाती है, ठीक है। और कंट्री में एक और चीज क्या है, 1994 से करंट अकाउंट फुली कन्वर्टेबल है, ठीक है। करंट अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं है। करंट अकाउंट फुली कन्वर्टेबल है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारी क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो आपको दिख रहा है भाई सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा डी आंसर इसका क्यों है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, कि मतलब कौन सा ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्चुअली जितने चाहिए हैं? तो जल्दी बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्या है उसका आंसर? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जितने वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। सबसे पहले एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इट इज इश्यूड इन अ फॉरेन जुरिडिक्शन बाय एन आरबीआई रजिस्टर्ड एफआईआई। देखो एक चीज ध्यान रखना है, ये इशू होता है फॉरेन जुरिडिक्शन में। मान लो किसी फॉरेनर को इंडियन मार्केट में इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा? अगर वो सेबी के साथ रजिस्टर नहीं है, सबसे पहले तो उसको किसके? आरबीआई के साथ नहीं, सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी फॉरेन बंदा है, ठीक है, उसको इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो सेबी से रजिस्टर नहीं है, तो वो क्या करेगा? वहां पे एक सेबी से रजिस्टर्ड एफआईआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसने सेबी से रजिस्टर करवा रखा है, वो अपने पैसे उसको दे देगा कि आप इंडियन मार्केट में लगा दो। तो जो वो एफआईआई वाला उसके बदले में जो इंडिया में पैसे लगाएगा, तो उसके लिए कुछ मतलब पेपर तो देगा ना, कुछ तो ऐसा देगा कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसको बोलते हैं पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है, ध्यान रखना ये होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इट इज इश्यूड इन फॉरेन जुरिडिक्शन। फॉरेन जुरिडिक्शन में तो इशू होता है, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड एफआईआई से, ना कि आरबीआई रजिस्टर्ड एफआईआई से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? ए, ठीक है, केवल ए स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। अब जाते हैं हम अपने कौन से क्वेश्चन नंबर पे? क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन टू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ ठीक है, स्क्रीन 2 पे आ गई मैं। अब जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर आरबीआई इंक्रीज कर दे सीआरआर को तो क्या होगा? अब आप बताओ, अगर सीआरआर को कंट्री मतलब आरबीआई इंक्रीज कर देता है तो क्या होगा? जल्दी जल्दी से 4 ऑप्शन से जल्दी बताओ क्या होगा। सबसे पहले बोल रहे हैं इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। अब आप बताओ सीआरआर अगर इंक्रीज होता है क्या उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा? इन्फ्लेशन होती है मनी सप्लाई, ये मान लो कि ये मनी सप्लाई होती है, ठीक है। तो अगर सीआरआर बढ़ता है, सीआरआर अगर बढ़ता है तो इसका मतलब जो बैंक्स हैं उनको अब ज्यादा पैसा जमा करना है आरबीआई में। अगर उनके पास ज्यादा पैसा जमा करना है आरबीआई में, इसका मतलब उनको लोन में पैसे देने के लिए कम पड़ेंगे। लोन में पैसे देने के लिए कम पड़ेंगे, इसका मतलब वो कम लोन दे पाएंगे। कम लोन दे पाएंगे इसका मतलब मनी लोग कम ले पाएंगे। अगर लोग कम ले पाएंगे इसका मतलब
मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं होगी। सेकंड बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। देखो अगर सीआरआर बढ़ गया, अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया, तो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा रेट पे देंगे ना, अब उनके पास कम मनी है, अब बैंक्स के पास कम मनी है, वो क्या करेंगे, वो भी अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे, तो इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज हो जाएंगे। फिर बोल रहे हैं इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स। बोल रहे हैं गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो गई है तो डिमांड कैसे इंक्रीज होगी, नहीं कम हो जाएगी डिमांड। फोर्थ बोल रहे हैं हाउस होल्ड सेविंग्स कम हो जाएंगी। डिक्रीज इन हाउस होल्ड सेविंग, अब लोग ज्यादा सेव करेंगे। ठीक है, अब लोगों के हाथ में पैसा है नहीं, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा सेव करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, जब कोई चीज किसी किसी के पास कम होती है तो लोग उसको क्या करते हैं, ज्यादा सेव करके रखते हैं। तो जब पैसा कम हो जाएगा इकोनॉमी में, तो लोग उसको ज्यादा सेव करना पसंद करेंगे, तो जो सेविंग्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी, ना कि डिक्रीज होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें हमें बतानी थी सही स्टेटमेंट क्या है, सब ज्यादा क्या होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे इकोनॉमी में, पैसा महंगा मिलने लगेगा, लोन महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमें बताना है इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। देखो भाई, ये क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है ना, इतनी बार ये क्वेश्चन आता है, आपने कोई कर्व पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, ये तो जरूर पढ़ा होगा, फिलिप कर्व। ठीक है, फिलिप कर्व के बारे में तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिलिप कर्व क्या होता है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का कर्व होता है, और कैसा होता है, मान लो कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या कैसा कर्व होता है, ये ऐसे वाला कर्व होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऐसे वाला कर्व होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप बताओगे कि लेफर कर्व क्या होता है। ठीक है, अब आपके पास आ गया कि भाई लेफर कर्व क्या होता है। लेफर कर्व क्या हो गया, टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में जो वो होता है ना, टैक्स रेट और टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रेट और टैक्स रिवेन्यू के बीच में जो कर्व होता है, या फिर यहाँ पे मान लो टैक्स रिवेन्यू और यहाँ पे टैक्स रेट, उनके बीच में जो कर्व होता है उसको बोलते हैं लेफर कर्व, और ये क्या होता है, इन्वर्टेड बॉल टाइप होता है। कुजनेट कर्व क्या होता है, कुजनेट कर्व को आपको पता होना चाहिए, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। और ये इनकम इनइक्वालिटी, मान लो कि यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी है और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, तो उसके बारे में बताता है। और ये कर्व भी ऐसा ही होता है। ठीक है, उल्टे वैसे जैसा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एंजल कर्व। एंजल कर्व क्या होता है, इनकम, ठीक है, इनकम, इनकम और कमोडिटी एक्सपेंस, कितनी आपकी इनकम है और कितना आपका कमोडिटी का एक्सपेंडिचर है, उसके बारे में ये बताता है। तो ये कर्व कैसा होगा, ऐसा, मतलब आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कमोडिटीज पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ऐसा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा इसको ऐसे मानना, सीधी लाइन नहीं है। ठीक है, ऐसा सा है, जैसा ये है ना इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, वैसा ये थोड़ा सा वैसा टेढ़ा सा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा वैसा बना दिया, तो बस वही है। ठीक है, तो याद रखना, तो ये बताना हमें, बताना था अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच का कर्व। ठीक है, ये हमने देख लिया, फिलिप कर्व को बोला जाता है। लेकिन हमें और भी तो पता होना चाहिए, लेफर कर्व क्या होता है, कुजेट कर्व क्या होता है, एंजल कर्व क्या होता है। देखो भाई, अब मैंने बता दिया, अब अगली बार आएगा ना तो मैं नहीं बताऊंगी, चाहे किसी भी पेपर में आओ, फुल लेंथ में भी आएगा तो भी सोचूंगी बताने के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में बताना है। किसके बारे में, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में बताना है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एक्सचेंज रेट बताया था वही था मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सबसे पहले, इन दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज इन एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट। मैंने अभी बोला था कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, ज्यादा घट रहा है, तो जो आरबीआई है वो क्या करेगा, इंटरवीन करेगा उसमें वो करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, मतलब मार्केट डिटरमाइन कर रही है किसी करेंसी के एक्सचेंज रेट को। लेकिन अगर मैनेज आ गया, मतलब मैनेज कर रहा है कोई और एक, अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जा रही है तो उसमें मैनेज भी हो रहा है, जैसे कि आरबीआई। बिल्कुल। सेकंड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम। बिल्कुल, मैंने ये भी बताया था, डर्टी एक्सचेंज रेट या डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर क्या, हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा, टू ऑब्टेन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अगर हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो हमें पर्सनल इनकम से क्या निकालना पड़ेगा। देखो, पर्सनल इनकम होती है टोटल इनकम। मान लो कि आपकी इनकम, आप खुद की पेमेंट, मतलब खुद की इनकम मानो। ठीक है, खुद की इनकम मानो कि आपके पास टोटल एक्स अमाउंट ऑफ इनकम आ गई, तो आप उसमें से खर्चा कितना कर सकते हो, मतलब आखिर में आपके पास क्या बचेगी खर्चा करने के लिए। ठीक है, ये डिस्पोजेबल मतलब आप खर्चा करना है आपको। ठीक है, आपके पास
पूरी खर्चा करने के लिए कितनी इनकम बचेगी जिसको आप फ्रीली खर्चा कर सकते हो, वो होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आपको बतानी है उसमें से हम क्या डिडक्ट करें, क्या घटाना है उसमें से। टैक्स पेमेंट, अगर क्या आप टैक्स पे करोगे तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, अब टैक्स तो दोगे ना पर्सनल इनकम में से, मान लो कि आपको टैक्स घटाना है, बिल्कुल टैक्स तो घटाना पड़ेगा। और आपको क्या घटाना पड़ेगा, नॉन टैक्स, बिल्कुल अगर नॉन टैक्स मान ले कोई आपके फाइन लगा है या कोई और लाइबिलिटी है, आपको नॉन टैक्स भी घटाना पड़ेगा। कोई आपको पेमेंट देनी है, किसी की पहले लोन लिया वो चीज देनी है, ठीक है, तो वो भी आपको घटाना पड़ेगा, टैक्स और नॉन टैक्स भी घटाना पड़ेगा। उसके बाद है, बोल रहे तीसरा ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई ट्रांसफर पेमेंट करे फ्री में आपको, मान लो कि गवर्नमेंट ने 1,000 रुपए दे दिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको सब लोगों को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं फ्री में, तो वो आपको देना थोड़ी ना, घटाएंगे थोड़ी ना, वो तो ऐड होंगे ना आपकी इनकम में, तो वो 1,000 रुपए ऐड होंगे ना, तो ये चीज ट्रांसफर पेमेंट हमेशा ऐड होती है, ठीक है। तो ये पर्सनल इनकम में क्या होगी, ऐड होगी। थर्ड तो घटेगी नहीं, केवल फर्स्ट एंड सेकंड घटेंगी। तो हमें बताना था डिडक्ट कौन कौन सी होंगी, तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट क्या होगी, बी। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होगी स्क्रीन चेंज। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन्फ्लेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले बोले हैं डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, और दूसरे बोले डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। जर्नल देखो, इन्फ्लेशन होता है जर्नल प्राइसेस बढ़ जाना गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या होगा, जर्नल प्राइस डिक्रीज हो जाना किसी सामान के। तो देखो डिफ्लेशन क्या होता है, जर्नल डिक्लाइन इन प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, उसका रेट डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज इन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन या फिर रेट ऑन इन्फ्लेशन कम हो जाना, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। दोनों अपोजिट दे रखे हैं, ना ये सही है ना ये सही है, दोनों अपोजिट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आंसर बताने करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताना है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर हमारा किसके लिए यूज होता है, जल्दी जल्दी से बताओ। जीडीपी डिफ्लेटर होता है हमारा इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज, किसको, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है जीडीपी डिफ्लेटर। ऐसे सीपीआई वगैरह भी, सीपीआई डब्ल्यूपीआई वो भी होते हैं जो मतलब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले है इट रिफ्लेक्ट्स द प्राइसेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। बोल रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर जितने भी सामान डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होते हैं हमारी इकोनॉमी में, उन सबको मेजर करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल भाई, वो सबको मेजर करता है, जो लेकिन जो केवल हमारी डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस होते हैं। सीपीआई क्या करता है, जो कंज्यूमर यूज करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसलिए इसको बोलते हैं जो भी सामान कंज्यूमर यूज करता है, चाहे वो बाहर से लाया गया है और चाहे वो डोमेस्टिकली बनाया गया है, उन सब के प्राइसेस को मेजर करता है, उस बास्केट को मेजर करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सीपीआई चाहे सामान ऐसा नहीं है कि केवल डोमेस्टिक मार्केट में बनाओ उसी को कैलकुलेट करेगा, नहीं, सीपीआई सारों को करेगा, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो वो केवल इकोनॉमी में बनी हुई जो गुड्स एंड सर्विसेज है उन्हीं को कैलकुलेट करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं इसको कैलकुलेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो इसको कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इसको मेजर करती है, कैलकुलेट करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। एक और इसका पार्ट क्या है, मतलब नेगेटिव पार्ट क्या है, ये ईयरली और क्वार्टरली निकाली जाती है। ये तो निकालता है, एमओएसपी निकालता है इसको, लेकिन ये ईयरली या फिर क्वार्टरली निकाली जाती है। क्वार्टरली निकाल 3 महीने में एक बार या फिर साल में एक बार निकाली जाती है। लेकिन जो सीपीआई है वो इसलिए ज्यादा यूज होता है इन्फ्लेशन को मापने में क्योंकि ये मंथली निकाला जाता है। आप देख रहे होगे ना न्यूज़पेपर में डेली आते हैं सीपीआई इतना बढ़ गया, डब्ल्यूपीआई इतना बढ़ गया, तो सीपीआई की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो मंथली होती हैं, इसकी जो होती है वो ईयरली और क्वार्टरली होती है, इसलिए ये कम यूज होता है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर को ये कैलकुलेट नहीं करता है, और ये है इसका, ठीक है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आप देख रहे हो कौन सी है, केवल एक स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जल्दी जल्दी से बताओ डी मिनिमस का मतलब क्या होता है, मिनिमस का मतलब क्या होता है, डी मिनिमस का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताओ आप, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, डी मिनिमस का मतलब क्या होता है। डी मिनिमस का मतलब होता है, जल्दी जल्दी, ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सिडी है या फिर डोमेस्टिक सपोर्ट है जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के लिए अलाउड है। जैसे कि अगर आप कोई डेवलप्ड कंट्री हो तो केवल आप 5% सपोर्ट कर सकते हो, आप डेवलपिंग कंट्री तो आप 10% सपोर्ट कर सकते हो, तो ये है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन पे आप कितना सपोर्ट कर सकते हो, 5%, 10%, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10% है, डेवलप्ड कंट्री के लिए 5% है। तो ये है मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सिडीज जो गवर्नमेंट या फिर डोमेस्टिक सपोर्ट जो अलाउड है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये है डी मिनिमस, उसको बोलते हैं डी मिनिमस। तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के लिए, और ये जो है ना एक जीडीपी डिफ्लेटर, इसके मतलब इसको फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100,
तो सुना ही होगा आपने, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला किसका, जीडीपी डिफ्लेटर का, ठीक है, याद रखना इसका। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आई नीड टू चेंज द स्क्रीन। सो ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्क्रीन आपकी चेंज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें बताना है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा का सोर्स क्या क्या है, डिफरेंट सोर्सेज क्या क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखने के लिए। तो जल्दी से बताओ कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो आप सभी को पता है, दिख रहा होगा भाई, सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी, और पीएल एफएस की रिपोर्ट भी, और यहाँ से भी, मतलब हर एक जगह जहाँ से भी डाटा मिल जाए वहां से निकाल लेते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज के अनएम्प्लॉयमेंट के सारे ही सोर्सेज हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हाई पावर्ड मनी के बारे में बताना है। हाई पावर्ड मनी क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने मनी वाला चैप्टर पढ़ा ना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताओ हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का दूसरा नाम बता दूं, रिजर्व मनी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व मनी भी इसको बोलते हैं, इसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, अगर आपने सुना हो तो, ठीक है। इसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। तो जल्दी बताओ ये कौन सी मनी होती है, ठीक है। तो ये कौन सी मनी होती है, करेंसी विद पब्लिक प्लस कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स, इसको बोलते हैं। तो ये टोटल लायबिलिटी जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री की होती है उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, सीएसईपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, कुछ कंसर्न रेज किए हैं पुअर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में इंडिया में, कि इंडिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई काफी कम है। तो उसके बारे में बताना कि क्रिटिकल मिनरल्स में कौन कौन सा आता है, इन सब में से बताना क्रिटिकल मिनरल्स में कौन सा आता है, क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो बताना कौन सा आता है, जल्दी बताओ कौन सा इनमें से। तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो ये सारे ही क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं, ठीक है। ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, नियोबिडिनम, लिथियम, निकल, ठीक है। ये सारे ही किसमें आते हैं, हमारे क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी, ठीक है। सीएसईपी के हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर है, थिंक टैंक है, मतलब पब्लिक पॉलिसी वो बताती है कि भाई अलग अलग चीजों में, मतलब ये नहीं है कि केवल एनर्जी के सेक्टर में, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में ये मतलब थिंक टैंक का काम करती है। पब्लिक पॉलिसी मेनली इनसे पूछ के बनाई जाती है कि भाई, मतलब रिसर्च काफी अच्छी होती है इनकी, ठीक है। सीएसईपी, और उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 हमें कुछ भी बोल रहा हो, हमें अपनी स्क्रीन चेंज जरूर करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब देख लेते हैं, डब्ल्यूटीओ के मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल क्या है, कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। देखो ये मिसनोमर है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, आपको जो लग रहा होगा वो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, डब्ल्यूटीओ का मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल ये कि भाई नेशंस को आपको इक्वली ट्रीट करना है, जितने भी आपके ट्रेड पार्टनर्स हैं आपको इक्वली ट्रीट करना है बिना किसी बायस की। आपको लग रहा होगा मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब सबसे फेवर आप किस नेशन का कर रहे हो, नहीं, आपको सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करता है, उसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। तो ये मिसनोमर टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या बोलता है, ऑपरेशन कावेरी के बारे में बताना। ऑपरेशन कावेरी, जल्दी बताओ भाई ऑपरेशन कावेरी क्या था, ठीक है। जल्दी बताओ ऑपरेशन कावेरी क्या था, पता होना चाहिए। तो सूडान से लोगों को निकालने के लिए, वहां पे चल रहा था ना उनकी पैरामिलिट्री और आर्मी के बीच में स्ट्रगल चल रहा था, तो वहां पे बहुत सारे नेशनल फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए सूडान में जो हमने ऑपरेशन चलाया था उसको बोला गया था ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। उसको क्या बोला गया था, ऑपरेशन कावेरी, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा ये जो है टर्की से निकालने, टर्की की हेल्प करने के लिए, वहां पे अर्थक्वेक वगैरह आया था, उनकी हेल्प करवाने के लिए हमने कौन सा चलाया था, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त चलाया था टर्की की हेल्प करने के लिए। और हमने यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए कौन सा चलाया था, जल्दी बताओ भाई, गंगा, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। ध्यान रखना ऑपरेशन गंगा क्या है, ऑपरेशन कावेरी क्या है, ऑपरेशन दोस्त क्या, पता होना चाहिए। और अगर हम इंडिजिनियस इंजन बना रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट, तो ये एलसीए प्रोग्राम है, एलसीए मतलब लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए एलसीए प्रोग्राम के अंडर बनाई जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल, सबसे पहले तो ब्लैक होल क्या होता है पता होना चाहिए। तो अगर अगर जो भी देख रहे हैं ना चैप्टर को, बताना ब्लैक होल क्या होता है और ब्लू होल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ब्लू होल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ब्लू होल का पता होना चाहिए, ब्लू होल क्या है, ब्लू होल क्या है, सिंक होल है, ग्राउंड वाटर के मतलब उसके कारण बनता है ये, ठीक है। तो ब्लू होल क्या होता है, ये सिंक होल टाइप होता है, कास्ट जो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, कास्ट टोपोग्राफी, उसमें बनता है ब्लू होल। ये चेटुमल बे में पाया गया है, मेक्सिका के जो युकाटन
पेनिनसुला है वहां पे। तो उसके कंसिडरेशन में हमें बताना है ब्लू होल के बारे में। बोल रहे हैं सबसे पहले दे आर फाउंड ऑन कोस्टल कार्स्ट प्लेटफॉर्म अराउंड द वर्ल्ड, बिल्कुल अराउंड द वर्ल्ड कोस्टल कार्स्ट प्लेटफॉर्म में पाए जाते हैं। और बोल रहे हैं लेटर आइस एज में ये बने, ऐसा माना जा रहा है, बिल्कुल लेट ऐसा माना जाता है कि ये लेटर आइस एज में बने। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में, ब्लू होल के बारे में सही है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको दिख रही है भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में हमारे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट। अभी क्या बताया हमने, वर्ल्ड का सेकंड डीपेस्ट, इसका मतलब कोई और डीपेस्ट होगा। तो फर्स्ट डीपेस्ट सबसे मतलब डीपेस्ट कौन सा है, ड्रैगन होल, याद रखना। ड्रैगन होल कहाँ पे है, ये साउथ चाइना सी में है। कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में है। ड्रैगन होल सबसे बड़ा सिंक होल है ये वर्ल्ड का, ठीक है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंक होल है। यहाँ पे जो रॉक्स है ना उनके डिसोल्यूशन से मिलकर ये बन जाते हैं और बहुत ज्यादा बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं उसको, डीप बन जाते हैं, ठीक है। लोंग डोंग भी इसको बोलते हैं, ड्रैगन होल या फिर लोंग डोंग नाम आ जाए कुछ, लोंग डोंग ऐसा भी इसको भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को सबसे पहले स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स बताने, सॉरी आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स बताने, ठीक है। आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स बताने आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, सारे ही इसके ऑब्जेक्टिव हैं। एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट भी उनको इंश्योर करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है, एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करवाना है, और एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कॉइन्स को भी उनको मतलब वो देना है। तो सारे ही उनके मतलब ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव तो सारे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन सेकेंड, वन सेकेंड, हाँ। अभी हमें बताना है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आपको शायद आवाज आ रही होगी, कोई बात नहीं, आने दो, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बातें बतानी है। उसमें बताना है क्वालिटेटिव टूल्स कौन से हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। एक होते हैं क्वांटिटी को जो कंट्रोल करते हैं, एक होते हैं जो क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। तो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव टूल कौन से होते हैं, तो हमें बताना है क्वालिटेटिव टूल कौन से हैं। तो सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, दोनों ही क्या है, क्वालिटेटिव टूल है। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सारे किस में आते हैं, सीएलआर, एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट, ठीक है। ये किस में आते हैं, ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं। तो एसएलआर किस में आता है, क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है, क्वालिटेटिव टूल्स में नहीं आता है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग, केवल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 24। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हमें बताना प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये फिस्कल डेफिसिट होता है माइनस जो पिछले साल हमने बोरोइंग्स की इंटरेस्ट देनी है उसको घटा के जो फिस्कल डेफिसिट बनता है उसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे और स्क्रीन 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में बताना है, किसके बारे में, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में। करेंसी स्वैप मतलब आप करेंसी स्वैप कर रहे हो, मान लो कि आप जापान के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आप जापान की जब कोई चीज खरीद रहे हो तो आप रुपये दे दो, और जापान आपसे कोई चीज खरीद रहा है तो वो आपसे मतलब येन दे दे, ठीक है। तो इस मतलब आप लोकल करेंसी में जब आप एक्सचेंज करने लगो उसको बोलते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। सबसे पहले इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल बैंक्स ऑफ टू कंट्री, बिल्कुल सेंट्रल बैंक्स ऑफ टू कंट्रीज के बीच में ये होता है। और वन कंट्री एक्सचेंज इट्स नेशनल करेंसी फॉर दैट ऑफ अनदर, और इवन द थर्ड वन, बिल्कुल किसी मतलब ये करेंसी स्वैप में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही है, मतलब एक कंट्री अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ चेंज करती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसी को बोलते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। और ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डॉलर का यूज जो है वो कम करने के लिए, डी डॉलराइजेशन करने के लिए, ताकि क्योंकि डॉलर वो सुपर पावर बन गया है ना। डॉलर की मतलब यूएसए उसको मेनली कंट्रोल करता है। अगर यूएसए कंट्रोल करता है तो उसका इफेक्ट फिर मतलब सारी इकोनॉमीज पे जाता है। तो कंट्री चाहती हैं कि अगर डॉलर नीचे गिरे तो हमारी इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि करेंसी स्वैप करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको बोलते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, एक्सरसाइज दे रखी है और पार्टनर कंट्री बोलते हैं किसके साथ है। ये सारे इंडिया, एक तो इंडिया है और वो किस कंट्री के साथ कौन सी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कोप इंडिया। कोप इंडिया किसके साथ हो रही है, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, कोप इंडिया किसके साथ हो रही है, ठीक है।
कोप इंडिया किसके साथ हो रही है? तो देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यूएसए के साथ हो रही है एयर एक्सरसाइज। वीर गार्डियन किसके साथ हो रही है? जापान के साथ हो रही है। और पिच ब्लैक किसके साथ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही है। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट हमें सही दे रखी है पार्टनर कंट्री के साथ, तो हमें करेक्टली मैच्ड पेयर बताना, तो तीनों ही हमारे करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी, सॉरी डी। आ जाते हैं किस पे? आंसर 28 पे। बेसल नोम्स, बेसल नोम्स के बारे में बताना है, आरबीआई ने जो इंट्रोड्यूस किए उनके बारे में। बेसल नोम किस लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं? जल्दी बताओ भाई, किसके लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं? किसके लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं? बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी, ताकि वो शॉक्स को मतलब शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके फाइनेंशियल स्ट्रेस के टाइम पे, उसको बोला जाता है क्या? बेसल नॉर्म्स। देखो बेसल नॉर्म्स किस लिए आए थे मेनली? बेसल नॉर्म्स आपको कुछ एक एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल अलग रखने को बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने 100 रुपए के किसी को लोन दे रखे हैं, उसमें से मान लो कि आप क्या करो ना, 8 रुपए अपने बचा के अलग से रख लो, ताकि मान लो कि बाई चांस बैंक रन हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप कम से कम 100 में से 8 रुपए तो किन्हीं मतलब किन्हीं के उतार सको। मतलब समझ रहे हो, कुछ एक्स अमाउंट आप रखो ताकि वो शॉक के टाइम पे आप उसको यूज कर सको। उसको बोलते हैं बेसल नॉर्म्स। ठीक है, तो 8% मतलब बेसल कमेटी बोलती है कि भाई 8% वो करना चाहिए, तो ये है 8% का भी। तो बैंकिंग सेक्टर के एबिलिटी को, ताकि वो शॉक से ज्यादा एब्सॉर्ब कर सके, उनकी एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए मेनली ये लाए गए हैं। ठीक है, बेसल नॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर हो गया हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड। ठीक है, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या बोलता है? 1 सेकेंड। ठीक है, 29 हमें क्या बोलता है? पिजोमीटर जो है ग्राउंड वाटर लेवल को मेजर करते हैं, जबकि जो डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर है वो जो भी मतलब मान लो कि पिजोमीटर ने जो रिकॉर्ड किया उसको क्या करते हैं? डिजिटली ट्रांसमिट कर देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है ये, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है कि भाई यही होता है। पिजोमीटर क्या करता है? ग्राउंड वाटर लेवल को मेजर करता है, और अगर हम उसके साथ ये क्या नाम देते हैं, डिजिटल रिकॉर्डर डाल दे, तो वो क्या करेंगे? उस इन्फॉर्मेशन को डिजिटली ट्रांसमिट कर देंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा अभी हो रहा है कि 15 से 16 हजार जो वेल्स हैं उसमें मतलब पिजोमीटर के साथ डिजिटली मतलब ये डिजिटल रिकॉर्डर भी डाल रहे हैं, ताकि हमें पता चलता रहे, डिजिटली इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होते रहे कि पानी कितना नीचे कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा वो हो रहा है, मतलब कंटामिनेट हो रहा है। अब ये बोले हैं कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन जो है वो मोस्टली जियोजेनिक है, मेनली नेचुरल है रादर देन एंथ्रोपोजेनिक। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दे रखी है भाई कि मोस्टली, अगर हम मोस्टली की बात करें तो मोस्टली मतलब ये जियोजेनिक ही है। अब ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा मतलब वो है कि एवरेज इंडिया का 60% जो वाटर है वो मतलब एक्सट्रैक्ट हो रहा है। 60%, कंटामिनेशन नहीं बोल रही, 60% एक्सट्रैक्शन की बात कर रही हूँ मैं। ऐसा माना जाता है कि 70% से ज्यादा अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपकी कंट्री जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में आ जाती है। क्या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिनकी 70% से भी ज्यादा, बिल्कुल 100% से भी ज्यादा कई की ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन मतलब लिमिट चली गई है? वो कौन कौन से? जैसे कि हरियाणा होगी, पंजाब होगी, ये स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की जो लिमिट है वो 100% से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये है हमारी कुछ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में कुछ चीजें थी। पिजोमीटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के बारे में थी। एक अभी क्या है ना, वाटर के बारे में एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का नाम सुना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिपोर्ट भी निकाली थी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पहला वाटर बॉडीज का सेंसस किया था इंडिया का, अभी मतलब 2018-19 में हुआ था। तो अभी नहीं, मतलब 2018-19 में सेंसस हुआ था। उसमें क्या बोला गया था कि इंडिया में अप्रोक्स 2.4 मिलियन से भी ज्यादा क्या है, वाटर बॉडीज है। कितने हैं? 2.4 मिलियन से भी ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, और उनमें से जो 97% है वो कहाँ पे है? गांव में है। उनमें से भी मतलब 97% रूरल एरियाज में है, और उनमें से भी अगर 60% की बात करें, ठीक है, उनमें से 60% जो है वो पॉन्ड्स हैं। ठीक है, 15% क्या है? टैंक्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा 12% जो है वो क्या है? रिजर्वायर्स हैं। वो क्या है? रिजर्वायर्स हैं। ये चीज ध्यान रखना कि क्या क्या है। और 0.9% क्या है? लेक्स हैं। तो सबसे ज्यादा अगर वाटर बॉडीज में बात की जाए, वो क्या आते हैं? पॉन्ड्स आते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉन्ड्स हैं, सबसे ज्यादा फिर टैंक्स हैं, उसके बाद रिजर्वायर है, उसके बाद हमारे लेक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वाटर बॉडीज की बात करें, वाटर बॉडीज सबसे ज्यादा कहाँ पाई गई है? वेस्ट बंगाल में पाई गई है। उसके बाद कहाँ पाई गई है? उसके बाद ये पाई गई है यूपी में। उसके बाद कहाँ पे पाई गई है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना ये कहाँ कहाँ पाई गई है वाटर बॉडी। तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, फिर आंध्र, फिर मतलब उड़ीसा, आसाम, ऐसे पाई गई है। ठीक है, प्राइवेट बहुत कम ओन करते हैं, पब्लिक ज्यादा। ठीक है, तो पब्लिकली ओन जो वाटर बॉडीज हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। ठीक है,
और क्या क्या उसने बताया था कि भाई देखो ये जो मैंने बताया ना कि सबसे ज्यादा मतलब अगर वाटर बॉडीज की बात करें 60% पौंड है, और सबसे ज्यादा पौंड कहाँ पे है याद रखना, सबसे ज्यादा पौंड है वेस्ट बंगाल में, याद रखना ठीक है, सबसे ज्यादा पौंड है वेस्ट बंगाल में। इसमें फिर आपने बोला कि बताया कि भाई टैंक, सबसे ज्यादा टैंक कहाँ पे, आंध्रा में, याद रखना सबसे ज्यादा टैंक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और सबसे ज्यादा लेक्स कहाँ पे, याद रखना तमिलनाडु में। कहाँ पे है सबसे ज्यादा लेक्स, तमिलनाडु में, ध्यान रखना ठीक है। तो और कंजर्वेशन इनिशिएटिव सबसे ज्यादा कहाँ स्टार्ट किए गए, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में कंजर्वेशन इनिशिएटिव सबसे ज्यादा स्टार्ट किए गए। तो ये हैं कुछ कुछ चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। पीजोमीटर अब याद करो तो ग्राउंड वाटर के को मेजर करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। हम्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, तेंदुलकर कमेटी ने बोल रहे हैं कि तेंदुलकर कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था मेथोडोलॉजी पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए, क्या मतलब उन्होंने रिकमेंड किया था तेंदुलकर कमेटी ने, ठीक है। तो ये चार चीजें हमें दे रखी हैं, तो हमें बताना है उन्होंने क्या रिकमेंड किया था। ए शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन, इन्होंने बोला था कि बिल्कुल उसे शिफ्ट करना चाहिए। यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन इंडिया, ये भी इन्होंने बोला था। ए चेंज इन प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर टू करेक्ट स्पेशल एंड टेम्पोरल इश्यूज विद प्राइस एडजस्टमेंट, ये भी उन्होंने बोला था। और प्राइवेट एक्सपेंडिचर को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन में, जो पॉवर्टी को आप मेजर कर रहे हो, बिल्कुल ये सारी ही चीजों के बारे में तेंदुलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। ठीक है, सारी स्टेटमेंट सही पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में। तो एक और चीज मेंस के लिए ध्यान रखना कि भाई पॉवर्टी को एस्टिमेशन के लिए एक कमेटी बैठी थी, तेंदुलकर कमेटी, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा मनी सप्लाई के बारे में, मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई। M0, M1, M2, M3, M4 आपने पढ़े होंगे। M4 सबसे कम लिक्विड होता है, ठीक है। M1 जो है सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। M3 को मनी सप्लाई भी बोलते हैं, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए M3 यूज होता है, वही है। सबसे पहले बोल रहे हैं सबसे इन सब में से M4 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। अभी मैंने बताया जो M1 है वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, M4 सबसे कम लिक्विड होता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। सेकंड बोल रहे हैं M1 मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर है मनी सप्लाई का। देखो मैंने बताया अभी होता है M3 सबसे ज्यादा यूज होता है मनी सप्लाई को मेजर करने में, इसको एग्रीगेट मनी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो M1 नहीं है, ये क्या है, M3 है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। ठीक है, क्योंकि कोई भी सही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी। देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आपने मनी का चैप्टर पढ़ रखा है ना अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, अपना मनी का चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कौन सा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में यूज नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, कौन सा यूज नहीं होता, जल्दी बताओ भाई कौन सा यूज नहीं होता। प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, जल्दी बताओ फिर। तो आपने एक्सपेंडिचर मेथड सुना होगा, वैल्यू एडेड मेथड सुना होगा, इनकम मेथड सुना होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेथड नहीं सुना होगा। तो यही नेशनल इनकम को मेजर करने में यूज नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं पूछा कौन सा यूज होता है, नहीं होता है, वो बताना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत बतानी है। सबसे पहले बोले हैं डेप्रिसिएशन रेगुलर वेयर एंड टीयर होता है कैपिटल का, आप सभी को पता है, बिल्कुल रेगुलर वेयर एंड टीयर को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। सेकंड बोल रहे हैं कि भाई डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड फॉर इवन इफ नो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज अकर्ड इन द इकोनॉमी। बोल रहे हैं कि बेशक एक्चुअल एक्सपेंडिचर किसी इकोनॉमी में ना हुआ हो, तो भी हम क्या करते हैं, उसको मतलब डेप्रिसिएशन को अकाउंट करते हैं, बिल्कुल बेशक एक्चुअल एक्सपेंडिचर ना हो तब भी जो डेप्रिसिएशन होता है उसको वो अकाउंटिंग में लाया जाता है। थर्ड बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन टेक्स इनटू अकाउंट द सडन अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल। नहीं, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सडन कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है कैपिटल में, उसको डेप्रिसिएशन के अंडर काउंट नहीं करते हैं। जो जर्नल वेयर एंड टियर होता है ना, थोड़ी बहुत टूट फूट होती है, उसको करते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो कि घर हो गया, डेप्रिसिएशन मतलब टूट फूट में आप किसको इंक्लूड करोगे, जो रेगुलर वेयर एंड टियर होगा उसको करोगे ना, या फिर एकदम से मान लो कि छत गिर गई, उसको अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन को आप डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें बताना कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो नहीं कौन सी है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी डेप्रिसिएशन के बारे में सही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी के बारे में है, एक प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडी के बारे में। बोल रहे हैं जो प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडी है ना, वो पर यूनिट प्रोडक्ट पे दिया जाता है, और जो प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडी है ना, वो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है,
बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है, और जो प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज हैं वो पर यूनिट प्रोडक्ट पे रिसीव किए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। हमें पता नहीं करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो दोनों ही सही है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्क्रीन चेंज। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मान लो कि बैंक्स के इंटर बैंक ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, बैंकों के पास इंटर बैंक का पैसा खत्म हो गया, तो बैंक्स को चाहिए कि क्या चाहिए, बैंक्स को कि रातों रात पैसा मेरे को मिल जाए आरबीआई से। तो रातों रात पैसा लेने के लिए, ओवरनाइट चीजों के लिए पैसा लेने के लिए जब बैंक्स आरबीआई के पास जाते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसमें वो एसएलआर को भी रख सकते हैं। नॉर्मली लोन लेने के लिए एसएलआर की सिक्योरिटीज को आप आरबीआई में पार्क नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में अगर पैसे उठाने हैं तो आप कर सकते हो। तो ये बतानी है। ठीक है, ये होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सबसे पहले बोले इट एम टू रिड्यूस वोलेटिलिटी इन ओवरनाइट लैंडिंग रेट इन इंटरबैंक मार्केट। बिल्कुल, इंटरबैंक मार्केट में ओवरनाइट लैंडिंग रेट की वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने का इसका मेन एम होता है। बिल्कुल होता है भाई। सेकंड बोले बोरोइंग रेट अंडर दिस फैसिलिटी इज ऑलवेज हायर देन। अब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब रातों रात पैसा ले रहे हो, हाथों हाथ पैसा चाहिए, एसएलआर की सिक्योरिटीज रख के पैसा चाहिए, तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आपका बोरोइंग रेट जो है यहाँ पे जो है ना वो ज्यादा होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ज्यादा होता है। थर्ड बोल रहे हैं ये जो है 2016 में डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया। बिल्कुल भी नहीं, आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2011-2012 में, ना कि 2016 में। ये स्टेटमेंट हमें गलत दे रखी है। तो मैं बतानी है सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग दे रखी है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। मैंने बता दिया आपको, एसएलआर की सिक्योरिटी भी रख सकते हो, ये वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया कंप्लीट आपका 35। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कैपिटल मार्केट के बारे में बताना है। एक होती है करंट मार्केट। करंट मार्केट होती है कि कौन सी मार्केट होती है, एक होती है कैपिटल मार्केट। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल मार्केट प्रोवाइड डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम सेवर्स टू यूजर्स विया इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। सेकंड बोल रहे हैं इन दी मार्केट कैपिटल फंड कंप्राइजिंग बोथ इक्विटी एंड डेट आर इशूड बट नॉट ट्रेडेड। देखो, कैपिटल मार्केट में डायरेक्ट फंडिंग सेवर से यूजर्स को दी जाती है सिक्योरिटी इशू करके। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दे रखी है भाई आपको। सेकंड बोल रहे हैं इस मार्केट में, कैपिटल मार्केट में जो कैपिटल फंड्स हैं उसमें इक्विटी और डेट दोनों होते हैं। बिल्कुल भी दोनों होते हैं। और बोल रहे हैं वो ट्रेड नहीं हो सकते। भाई ट्रेड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कैपिटल मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकते, ट्रेड भी हो सकते हैं, वो ट्रेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग देगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दे दी। तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट के बारे में बताना था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी मेच्योरिटी मतलब 1 साल से ज्यादा होती है उनको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। जिनकी 1 साल से ज्यादा की मेच्योरिटी होती है, ठीक है, 1 साल की कम अलग होते हैं, 1 साल से ज्यादा की कैपिटल बोलते हैं। इनको ट्रेड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मैंने इसमें स्क्रीन चेंज की थी क्या? कर ही दी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या बोलता है, एसडीआर के बारे में बताना है। एसडीआर में कौन कौन सी करेंसीज आती हैं, जल्दी बताओ भाई। एसडीआर में, आईएमएफ के एसडीआर में कौन कौन सी करेंसीज आती हैं, जल्दी बताओ। इसका आंसर सही होना चाहिए, आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो आप इन सब में से देखो, इंडिया की रुपी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंडिया की रुपी नहीं है, तो आप आंसर देख लो। जिसमें 4 नहीं होगा वही होगा, जिसमें 4 नहीं है वो सारी करेंसी इंक्लूड होगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, और सारी 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6 ये सारी ही इसमें इंक्लूड होती हैं एसडीआर में, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में। ये सारी बास्केट ऑफ करेंसीज जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हमें बताना है एसएलआर के बारे में। अभी हमने पढ़ा था ना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, एक हमने पढ़ा था सीआरआर। जो कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसको बोलते हैं सीआरआर, और कुछ अमाउंट जो है बैंक्स को खुद के पास रखना पड़ता है, खुद को ही अपने वैलेट में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसएलआर। तो एसएलआर के बारे में कुछ चीजें बतानी है कि किन किन बैंक को एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, वो चीज बतानी है किन किन को करना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस, सबको ही एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, याद रखना सबको ही मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से स्क्रीन में चेंज करना भूल गई थी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, इन सब में मेंटेन करना पड़ता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है हमारा। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें डिटेक्टर्स हैं,
जो लाइट से ब्लाइंड है यूनिवर्स से, और राइट एंगल पे मतलब दोनों अरेंज करे गए हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट जो एक एडवांस फैसिलिटी बनाएगा महाराष्ट्र में। इससे क्या होगा, इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो लिप फ्रो कर सकती है क्वांटम सेंसिंग और मीटरोलॉजी में। तो हमें बताना कौन सी किसके बारे में बात चल रही है, ये जल्दी जल्दी से बताओ भाई, ये किसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात चल रही है, ये चल रही है किसके बारे में, लीगो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ठीक है, लीगो ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात चल रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये जो साइंस एंड टेक की चीजें, ये मैं कहाँ समझाऊंगी मेन, देखो भाई हमारी एक सीरीज चलेगी। ठीक है, हो सकता है ऐप पे चले, यहाँ पे ना चले। ठीक है, किसी प्रॉब्लम के कारण, नहीं तो इस पे भी स्टार्ट कर सकते थे, वो किसी प्रॉब्लम के कारण ही ऐप पे जा रही है, ताकि लीक ना हो जाए। दूसरी चीज़ क्या, उसमें आपके जितने भी बेसिक्स चीज़ें ना, बेसिक्स की सारी चीज़ें वो वहाँ पे कंप्लीट करवाई जाएंगी। जैसे कि आपकी स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में जितने भी चैप्टर्स है सबसे लगभग 100-150 क्वेश्चन वो सारे वहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, एक सेक्शन सेक्शन बांट दिए हैं, और उनसे जैसे कि जैसे पॉलिटी का चैप्टर है, स्टेट एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसका एक चैप्टर बना के उसके लगभग 150 से 200 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, उसमें वो चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही साइंस टेक का भी एक उसमें सेक्शन है, तो उसके बेसिक्स चीजें वहां पे करवाई जाएंगी। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए हो, अभी स्टार्ट होने जा रहा है लगभग एक हफ्ते में ही, तो वो ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, लगभग आपके ना मतलब 3-3, 4-4 हजार एक एक बेसिक बुक है बस, केवल उसमें मतलब कि स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन दिए जाएंगे, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन होंगे, लगभग 3-3, 4-4 हजार हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे, वो सारे आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसको भी लेना हो ले लेना, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ, नहीं लेना हो तो वही आप विजन का कर ही रहे हो, इससे अच्छा है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, मेजर सोर्स बताने नॉन टैक्स रिवेन्यू के। नॉन टैक्स, देखो एक होता है टैक्स रिवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू, जो टैक्स के बिना जो अलग चीजें लगती है उसको बोलते हैं। तो नॉन टैक्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, फीस फॉर कम्युनिकेशन सर्विसेज, लाइसेंस फी, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी, सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। पावर सप्लाई फीस, फोर फीचर्स, ये सारे भी इसमें इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है, यूनियन कैबिनेट की रिसिप्ट्स के बारे में बताना है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है, रिसिप्ट्स के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि लोन की रिकवरी से बिल्कुल, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड से बिल्कुल, और फॉरेन गवर्नमेंट को जो लोन दे रखा है उनकी रिकवरी से बिल्कुल। तो सारी रिसिप्ट्स का वो है, तो बिल्कुल। ठीक है, ये नहीं पूछा कि कैपिटल रिसीट का पार्ट है कि रिवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिसीट या रिवेन्यू रिसीट नहीं पूछी है इन्होंने। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारे वैसे भी कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है। ठीक है, याद रखना, कैपिटल रिसीट मतलब जो एक टाइम पे आपको रिसीट मिल जाए, रिवेन्यू मतलब जो बार बार मिलती रहे। जैसे कि अगर आपने कोई लोन दिया है, अगर उसकी आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट दे रहा है पर मंथ, तो उसको बोलेंगे रिवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, रिवेन्यू रिसीट्स जो होती है वो रिकरिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो गया सी, और कैपिटल जो होती है वो वन टाइम होती है। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। जल्दी बताओ, ओटार्की का मतलब क्या होता है, ये गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, मतलब इसको आप थोड़ा सा जोड़ भी सकते हो, ऑटोक्रेसी वगैरह से इससे जोड़ सकते हो। ठीक है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां पे कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं होता किसी के साथ, उसको बोलते हैं ओटार्की। नॉर्थ कोरिया जैसा नेशन, जैसे कोई नहीं ट्रेड करता किसी के साथ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओटार्की। क्लोज्ड इकोनॉमी जहां पे कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओटार्की। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, India is expected to overtake China as most populous nation in the world by end of 2026। आप सभी को पता है भाई, इंडिया, अभी न्यूज आई थी 2023 में कि इंडिया जो है वो सरपास कर चुका है वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर चुका है। चाइना की पॉपुलेशन कम है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट आई थी, तो अभी एक्सपेक्ट है करेगा, तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो कर चुका है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं, इंडिया हैज मोर पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0 से 14 ईयर्स कंपेयर टू एज ग्रुप अबो 65। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि इंडिया की जो है पॉपुलेशन वो 0 से 14 की लोगों की ज्यादा है एज कंपेयर टू 65 से ऊपर वाले लोगों की। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि इंडिया की बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है चाइना के कंपैरिजन में, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इंडिया की बात करें और अगर हम चाइना की बात करें, अगर यहाँ पे मेन डाल दो और यहाँ पे वीमेन डाल दो, ठीक है, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। आपको इंडिया का तो जरूर पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो इंडिया में कितनी है, मैन की एक्सपेक्टेंसी कितनी है 71, फीमेल की एक्सपेक्टेंसी कितनी है 74। चाइना में विमेन की एक्सपेक्टेंसी, मैन की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, याद रखना 76।
मैन की कितनी है 5 साल ज्यादा, और इनकी इनकी कितनी है 74 से 82, इसकी कितनी है 82, 8 साल ज्यादा, ठीक है ध्यान रखना, 8 साल ज्यादा, ठीक है। तो याद रखना वुमेन वहां पे 8 साल ज्यादा जीती हैं और मेन 5 साल ज्यादा जीते हैं, तो ध्यान रखना। तो ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया और चाइना के मैन एंड वुमेन की, ठीक है। तो इंडिया की बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बिल्कुल नहीं है चाइना से। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें पता नहीं है क्या करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो आपको दिख ही रही है भाई, कौन सी स्टेटमेंट है, केवल बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन चेंज, ठीक है। तो हमें बताना है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स के बारे में बताना है, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन के बारे में बताना है, MICA, ठीक है। मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन के बारे में बताना है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो जल्दी जल्दी से बताओ भाई ये क्या क्या है इसका आंसर, यू ने किया है, किसने किया है, ठीक है। सबसे पहले बोल रहे हैं इसको अप्रूव किया है यूरोपियन यूनियन ने, ताकि लार्जली अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी मार्केट को गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर लाया जा सके, बिल्कुल इसीलिए किया गया है ये तो स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं ये सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है ना उनको भी रेगुलेट करेगी, ये स्टेटमेंट होगा, केवल जो प्राइवेट वाली जो डिजिटल करेंसी है ना उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए, ना कि सेंट्रल बैंक की। ना ही नॉन फंजिबल टोकन्स को ये वो करेगा, ना वो करेगा क्या बोलते हैं रेगुलेट करेगा, ना ही ये क्या नाम है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट करेगा, और ना ही जो जो मतलब जो शेयर्स हैं, जो भी ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज होती हैं जो फंक्शन उसकी तरह करते हैं उनको भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इनको नहीं करेगा वो, तो यही है यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 44, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछिए करेक्ट, इसलिए हमने आंसर लगा दिया ई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि MICA प्रोग्राम किसका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द एसेट साइड, एसेट साइड में कौन से हैं, किसी भी बैंक की एसेट साइड में कौन से आते हैं, मतलब उनके लिए इनकम सोर्स का काम कौन सा करेगा, जल्दी बताना, ठीक है। उनके लिए एसेट साइड का काम कौन सा करेगा। सबसे पहले लोन एडवांसेस, अगर उन्होंने किसी को लोन दे रखे हैं, मान लो किसी को लोन दे रखे हैं उन्होंने, तो अगर किसी को लोन प्रोवाइड कर दिया तो वो उनको उसके लिए इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो बिल्कुल ये उनके लिए एसेट का काम करेगा। नेट टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक, देखो अगर कोई भी डिपॉजिट है, बैंक के पास कोई डिपॉजिट है, तो वो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, याद रखना। वो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी, ऐसे तो नहीं है, वो उसके लिए लाइबिलिटी है, तो डिपॉजिट तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट तो आपको वैसे कटेगी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ से बच गया। CRR देखो ये भी उसके लिए एसेट का ही काम करता है वो, ठीक है ध्यान रखना, ये भी उसके लिए कहीं ना कहीं एसेट का ही काम करता है, चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बैंक हेल्ड करता है वो भी उसके लिए एसेट का काम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर तो बताया ही नहीं, बी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार की कौन सी वैरायटी को अभी GI टैग मिला, जल्दी बताओ भाई किसको मिला, जल्दी, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी मेरे ख्याल से। चंपारण की मिर्चा राइस को मिला है, ठीक है, चंपारण के मिर्चा राइस को मिला है, याद रखना GI टैग मिला है अभी, ठीक है ध्यान रखना इसको। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में, किसके बारे में, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। रियल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी चेंजेस एक्सप्रेसेस चेंजेस इन प्रोडक्शन आउटपुट इन द कंट्री, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस नेसेसरली मींस दैट प्रोडक्शन आउटपुट हैज इंक्रीज। देखो रियल जीडीपी का मतलब होता है कि भाई सच में कोई प्रोडक्शन में आउटपुट में चेंज हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है, मतलब रियली कोई चेंज हुआ है प्रोडक्शन आउटपुट में, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नॉमिनल जीडीपी बोल रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ती है तो उसका मतलब नेसेसरली ये होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाई है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन काउंटेड होता है। अगर किसी चीज में मान लो कि पहले आपकी जीडीपी थी 10, ठीक है, अब आपकी जीडीपी है 12, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मान लो कि पहले आपने सामान प्रोड्यूस करे थे 10, अब भी आपने सामान प्रोड्यूस करे हैं 10, लेकिन आपकी जीडीपी होगी 12, क्यों, क्योंकि ये इन्फ्लेशन है। अब ये है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मतलब आपने इन्फ्लेशन से इंडेक्स करेगी, अभी उन्हीं 10 सामान का रेट 12 हो गया, पहले उन्हीं 10 सामान का रेट 10 था। तो इसका मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, लेकिन तब भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है, वो किसके कारण बढ़ती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स होती है नॉमिनल जीडीपी, इसीलिए जो अगर हम बात करें रियल जीडीपी असली जीडीपी होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन सच में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारी ए स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट तो आपको दिख रही होगी, केवल ए स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर हो गया ए, क्वेश्चन नंबर 47 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे।
हमें बताना है, तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, जल्दी जल्दी से बताओ कौन सी सही है। सबसे पहले, अगर कोई जीडीपी इंक्रीज होती है ऑलवेज लीड्स टू वेलफेयर। देखो, अगर किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो हम देखो जीडीपी ग्रोथ, ये तो यही तो कंसेप्ट था ग्रोथ और डेवलपमेंट का। ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट यही था। समटाइम्स ग्रोथ तो हो जाती है, जीडीपी तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन क्या डेवलपमेंट हो पाती है उसके साथ? ऐसा नहीं है, हमेशा हमेशा कनेक्टेड नहीं होती। तो बोल रहे हैं अगर जीडीपी इंक्रीज होगी उसका हमेशा मतलब होगा कि लोगों का भला हो ही रहा है, तो ऐसी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट गलत है, ऐसा बिल्कुल मतलब हमेशा नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा हो सकता है कि वहां पे कुछ ही लोगों की इनकम बढ़ रही हो। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही हो। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम इनकम के बीच में कौन सा ऐसा ग्राफ था जो हमें बता रहा था, अभी बताना। ठीक है, पीछे देख के नहीं बताना, अभी आपको आज ही मैंने बताया कौन सा था इनकम इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के बीच में जो ग्राफ था वो कौन सा था, जल्दी बताना। ठीक है, सेकंड बोले नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज काउंट नहीं होती जीडीपी में, बिल्कुल भी नहीं होती। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस भी काउंट नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते भाई। ये बिल्कुल सही दे रखिए जीडीपी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में? फ्लो। बोल रहे हैं कि कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, नहीं है बताना है, नोट कौन सा नहीं है वो बताना है। फ्लो वेरिएबल एक होते हैं, फ्लो वेरिएबल एक होते हैं स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मापे जाते हैं, मान लो कि एक्स अमाउंट ऑफ टाइम पे आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, और फ्लो वेरिएबल होते हैं, फ्लो वेरिएबल होते हैं जो किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मेजर किए जाते हैं। जैसे कि इसमें बताना है कि कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, मतलब स्टॉक वेरिएबल है। तो देखो, अब वेल्थ वेल्थ होती है आपकी कि आपने आपकी वेल्थ इस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या है, आपकी इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी वेल्थ क्या है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक ईयर का कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम आपकी एक ईयर की कैलकुलेट की जाती है, इंपोर्ट्स आपकी एक टाइम के कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये सारे फ्लो वेरिएबल है, ये भी फ्लो वेरिएबल है, ये भी फ्लो वेरिएबल है, ये भी फ्लो वेरिएबल। लेकिन वेल्थ जो है वो आपका क्या है? स्टॉक वेरिएबल है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 49 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन क्या है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ टू कंट्रीज। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दूसरे बोल रहे हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इज रिलेटिव प्राइस ऑफ करेंसीज ऑफ टू, रिलेटिव प्राइस ऑफ करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब भी इफेक्टिव की बात आ जाती है ना, तो वो वेटेड एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो वो किसको करता है? वेटेड एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है। जो भी अगर अगर हमारी किसकी इफेक्टिव की बात आ जाती है, जैसे कि हमारे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में हम वेटेड एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किसकी? करेंसीज की, रुपी की, अगेंस्ट जो भी अदर कंट्रीज जो भी हम अपने ट्रेडिंग पार्टनर से कैलकुलेट कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में वेटेड एवरेज वैल्यू हमारी रुपए की क्या है उसको करेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मतलब रियल एक्सचेंज रेट वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। नॉमिनल में हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट वैल्यू को करेंगे, उसका वेटेड एवरेज लेंगे। वेटेड एवरेज वैल्यू नॉमिनल एक्सचेंज रेट की क्या है अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान है, ये रिलेटिव प्राइस को कैलकुलेट नहीं करता। अगर हम ये बताया ना रियल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? नॉर्मल एक्सचेंज रेट जो है वो रिलेटिव प्राइस को कैलकुलेट करता है, लेकिन अगर हम इफेक्टिव की बात करें तो वेटेड एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, क्योंकि इफेक्टिव जब आ जाता है ना नाम में तो वो वेटेड एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है, जबकि जो अगर नॉर्मल रियल एक्सचेंज रेट या फिर नॉमिनल एक्सचेंज रेट देखते तो वो रिलेटिव वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 50 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में क्या दे रखी है? गलत दे रखी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो एक भी नहीं है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, तो हमारे इसी नोट पे आज के टोटल जो 50 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, ताकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइज, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, जितने जिनको भी आप सेंड करते हो। इतने दिन के बाद स्टार्ट करने के बाद भी इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच अगेन।